वेलकम टू मलुका आईएएस। आज हम लोग एथिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू जो है, मानवीय मूल्य, है ना। आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी मेंस में लगातार इनको लेकर क्वेश्चन पूछता रहा है, तो इसको लेकर हमारी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर। और साथ में सिविल सेवा के तहत, है ना, सिविल सेवक के लिए बुनियादी मूल्य कौन से होते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, वैल्यू के बिना कोई चीज हो सकती है क्या? कोई भी समाज जो है, अगर उसमें मूल्य ना हो तो उस समाज का क्या हाशर होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं, है ना। सबसे पहले इसको समझो, मूल्य वो हैं जो कहीं ना कहीं पर डिजायरेबल है ना। कुछ ऐसे नैतिक कहीं ना कहीं पर चीजें होंगी, सिद्धांत होंगे, कुछ तत्व होंगे जो समाज के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, जो व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, जो यह बताएंगे क्या सही है क्या गलत है ना। कहीं ना कहीं पर वो जो भूमिका निभाने का काम कौन कर रहा है, जिनको हम साकारित करना चाहते हैं। मूल्य मूल्य ऐसी चीजें हैं जिनको, जो डिजायरेबल हैं, जो वांछित हैं, जो इस तरह का मूल्य नहीं होना चाहिए जिसको पाने की कोशिश ही ना हो, है ना। जिनको हम साकारित करना चाहते हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मूल्य, है ना। जो हमें यह बता सकें क्या सही है क्या गलत है, जो समाज को गाइड कर सकें, समाज के लिए बता सकें कि इस समाज के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, व्यक्ति के लिए क्या अनुचित है क्या गलत है, वो कहीं ना कहीं पर उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? वैल्यू की कैटेगरी में, है ना। तो मूल्य जो है, अगर आप लोग बेसिक इसके अंदर समझेंगे, ऐसी चीज जो समाज को गाइड करे, जो समाज के लिए एक आईना रखे कि इस तरह से आपको वर्क करना है ना। अब जब मूल्य आप लोग समझ गए तो समझिए कि दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक ऐसे मूल्य जो कहीं ना कहीं पर सापेक्ष होते हैं, और एक ऐसे मूल्य हैं जो निरपेक्ष होते हैं। इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, और सिविल सेवक को लेकर बहुत आसानी से हम लोग बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखो, सापेक्ष मूल्य कौन से होते हैं और निरपेक्ष कौन से होते हैं। सापेक्ष वो होते हैं जो समय के अनुसार चेंज भी हो सकते हैं, परिवर्तित भी हो सकते हैं। इसका मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे पारदर्शिता है, ये सापेक्ष मूल्य है। जैसे गोपनीयता है, यह भी एक सापेक्ष मूल्य है। ठीक है, जैसे स्वच्छता है, पर्यावरण संरक्षण है, ये सब क्या है? सापेक्ष मूल्य जो चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, आरटीआई का जब कॉन्सेप्ट आया भारत में, तो कहीं ना कहीं पर यह पता करने का प्रयास किया गया कि सार्वजनिक जो कहीं ना कहीं पर जो कार्यालय हैं, उनके अंदर एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि उनके अंदर काम किस तरह से किया जाता है। हम लोग आरटीआई दाखिल करके पता करते हैं ना कि इस चीज में क्या हुआ, कैसे हुआ ये, है ना। तो उसके अंदर सार्वजनिक जो पब्लिक ऑफिस है, उसको लेकर एक चीज लोगों के मन में क्लियर होनी चाहिए कि उसके अंदर काम किस तरह से होता है, तो हम पूछ लेते हैं। बट एक चीज सोच के देखिए, क्या यही पारदर्शिता का मूल्य, ट्रांसपेरेंसी का मूल्य आपको गोपनीयता रक्षा के सौदों में देख सकते हो क्या? डिफेंस के मैटर में क्या हम पारदर्शिता ला सकते हैं? अगर हम पारदर्शिता लाएंगे तो जो दुश्मन कंट्रीज हैं, है ना, जो दुश्मन देश हैं, उनको पता नहीं चल जाएगा। जो भारत के साथ जिनके संबंध अच्छे नहीं है, सीमा विवाद को लेकर या बहुत सारी चीजों को लेकर, क्या उनको पता नहीं चल जाएगा कि हमारी रक्षा रणनीति क्या है? तो ये परिस्थिति के अनुरूप डिफरेंट चेंज होते रहते हैं, है ना। समय और परिस्थिति के अनुरूप जो चेंज होने वाले मूल्य होते हैं, उनको हम बोलते हैं सापेक्ष मूल्य। निरपेक्ष मूल्य कौन से होते हैं? जो चेंज नहीं होते हैं, जो हमेशा से ही बने हुए हैं, जो हमेशा से ही एक प्रॉपर रूप में समाज के सामने एक मार्गदर्शक के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए दया, जैसे आप समझेंगे करुणा, जैसे सत्य। ठीक है, इस तरह के जो मूल्य, जैसे सत्य निष्ठा, ये क्या है? ये ऐसे मूल्य हैं जो समाज को गाइड करते हैं लंबे समय तक। आपको लगता है कि सत्य कभी बदल सकता है? आपको लगता है करुणा का भाव कभी बदल सकता है? दया का भाव कभी बदल सकता है? ये ऐसे मूल्य हैं जो लगातार सेम बने हुए हैं, है ना। अब आप समझिए कि जो ये जो मूल्य हैं, ये विकसित किस तरह से होते हैं। ये मूल्य जो हैं विकसित किस तरह से होते हैं? सबसे पहले इसमें किसकी भूमिका होगी? सबसे पहले परिवार की भूमिका होगी, क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है, परिवार के अंदर वो रहता है। भारत में परिवार का कॉन्सेप्ट है ना, फैमिली का कॉन्सेप्ट है। अभी हालांकि संयुक्त परिवार प्रथा जो है भारत में, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और न्यूक्लियर परमाणु परिवारों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। बट अगर आप देखेंगे, परिवार का कॉन्सेप्ट अभी भी भारत में बना हुआ है ना। तो परिवार से बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। कौन कौन सी चीजें? जैसे प्रेम का भाव,
है ना, आपसी प्रेम का भाव, आपसी भाईचारे का भाव, ठीक है, जिम्मेदारी का अनुभव, महिलाओं का सम्मान, ठीक है, बड़े बुजुर्गों का आदर। ये सब कॉन्सेप्ट इंसान जो है, व्यक्ति जो है, बच्चा बड़ा होते हुए परिवार से सीखता है ना, परिवार से, जिनको हम क्या बोलते हैं कि ये संस्कार हैं जो परिवार की तरफ से बच्चे को दिए जाते हैं। तो परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी या नहीं होगी, आप खुद बताएं। परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरा देखिए, दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको समाज दिखेगा। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं शैक्षणिक स्तर पर भी, अब हम लोग देखेंगे कि टीचर की भी एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है मूल्यों को विकसित करने में, है ना। बच्चा परिवार के बाद दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो जाता है वो स्कूल होता है, और स्कूल में जाते टाइम अगर शिक्षक उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण विकसित कर रहा है तो वो आगे चलकर बच्चे में लॉन्ग टर्म के लिए बन जाते हैं। ऐसे ही समाज अगर आप देखेंगे तो समाज भी एक किसी भी तरह का, आप देखिए ना, अगर समाज जैसा होगा उसमें रहने वाले लोग भी तो वैसे होंगे। अगर समाज के सिद्धांत विपरीत होंगे, अगर ऐसा कोई समाज होगा जिसमें चोरी को महत्वता दी जाती होगी, या ऐसा होगा जो क्राइम को बढ़ावा देता होगा, अपराध को बढ़ावा देता होगा, तो वहां में पैदा होने वाले बच्चे और वहां पर बड़े होने वाले बच्चों में भी वही सब चीजें शामिल हो जाएंगी, है ना। तो समाज का ही तो हिस्सा है शिक्षक, है ना, समाज का ही हिस्सा है नहीं, या समाज का भी हिस्सा एक परिवार को भी आप मान लीजिए। तो समाज की भी कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी तरह से और सिविल समाज जैसे है, एनजीओ वगैरह, सिविल सोसाइटी वगैरह हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर मूल्यों को विकसित करने में एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब दूसरा आप एक चीज समझिए कि जैसे सिविल सेवक है, सबसे पहले तो समझिए कि यूपीएससी ने एथिक्स पेपर में इसको क्यों डाला है। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी समाज जो है मूल्यों के बिना नहीं चल सकता है। अगर वैल्यू नहीं होंगे ना तो समाज का क्या असर होगा। आप सोचिए, अगर समाज में सब लोग झूठ ही बोलने लगे, अगर समाज में हर कोई बेईमानी से ही काम करने लगे, अगर समाज में किसी के अंदर ईमानदारी रहे ही ना, अगर समाज में किसी के प्रति दया का भाव ही ना हो, अगर समाज में किसी के प्रति करुणा का भाव भी ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, तो उस समाज की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि वो समाज किस तरह से अस्थिरता, अनस्टेबल समाज होगा, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, स्थिरता बनी रहनी चाहिए समाज में। इसीलिए किसका पालन किया जाता है, मूल्यों का, है ना। और मानवीय मूल्य मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से हैं, 2 तरह के हैं, जिसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, मैंने बता दिया कि सिविल सेवक के लिए क्यों जरूरी है। दूसरा, सिविल सेवक जो है वो आपको पता है सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करता है, तो उसके अंदर तो ये सिद्धांत होने चाहिए ना। अच्छा, एक सबसे पहले ये समझो कि सिविल सेवक के लिए कौन कौन से बुनियादी मूल्य इंपॉर्टेंट है, समझ लो। यहां पर जैसे मैंने अभी बता भी दिए हैं, जैसे सिविल सेवक जो है वो गैर तरफदारी करने वाला हो। पहले सब देख लो, फिर हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। सिविल सेवक जो है वो सत्यनिष्ठा का पालन करे। सिविल सेवक जो है अगर उसके अंदर कमजोर वर्गों के प्रति समर्पण का भाव हो। सिविल सेवक जो अगर आप लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या होना चाहिए, जवाबदेहिता का मूल्य होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के मूल्य जो हैं कहीं ना कहीं पर आपको ईमानदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। इस तरह के मूल्य जो हैं सिविल सेवक के बुनियादी मूल्य हैं, होना चाहिए या नहीं। एक बहुत अच्छा लीडर होना चाहिए सिविल सेवक। तो ये जो है ये सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य हैं। अब आप समझो कि इनकी जरूरत क्या है। सिविल सेवक जो होता है, सिविल आईएएस अधिकारी जो होता है, वो जिस पद पे बैठा होता है उसका पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है या नहीं। लोग मिलने आते हैं उसको, बहुत सारी स्कीम्स का क्रियान्वयन, गवर्नमेंट की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन कौन करता है, नौकरशाही तो करती है। तो अगर जो धरातल पर क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर ये मूल्य नहीं होंगे तो समाज में तो बात तो फिर वही हो गई ना, समाज तो अस्थिर फिर हो ही जाएगा। और सिविल सेवक को गैर तरफदार होना चाहिए, किसी का पक्ष ना ले वो, है ना, किसी एक पक्ष में झुका हुआ प्रतीत ना लगे, ना ही उसकी कोई विचारधारा होनी चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। चाहे वो किसी भी मैटर को लेकर, आप धर्म को लेकर देख लीजिए, वो बिल्कुल पक्षपाती नहीं होना चाहिए। किसी विचारधारा पॉलिटिकल पार्टी को लेकर वो नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। किसी समुदाय को लेकर, जनजातियों को लेकर, दलित प्रजातियों को लेकर उसकी भावना जो है कहीं ना कहीं पर प्योर होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो किसी एक पक्ष में झुका प्रतीत होगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। न्याय कर पाएगा क्या, वो योजनाओं का सही से क्रियान्वयन कर पाएगा,
उन लोगों के बारे में अच्छे से समझ पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। वो किसी ना किसी पक्ष में झुका प्रतीत होगा और जिससे कहीं ना कहीं पर समाज में जो सुखद मानवीय जीवन की स्थापना नहीं हो पाएगी, है ना। समाज, सरकार की नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, सरकार की नीतियों का सही फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा जिनके लिए वो नीतियां बनाई गई थी। ऐसा होगा या नहीं? दूसरा यहां पर आप देखेंगे सत्यनिष्ठा। देखिए, जो आप विचार और सोचते हैं, जो आपके मन में होता है, और जो काम आप करते हैं, इन दोनों में एकदम समरूपता होनी चाहिए। यही सत्यनिष्ठा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे आप, जैसे महात्मा गांधी हैं, चोरा चोरी कांड के बाद उन पर इतना दबाव था कि असहयोग आंदोलन वापस ना लिया जाए, क्योंकि सफलता की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। बट सिद्धांत क्या था महात्मा गांधी का? विचार क्या था? कर्म क्या क्या सोचते थे वो मन में? अहिंसावादी थे वो हिंसा को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने उस चीज के लिए बोला कि कोई बात नहीं, हम आंदोलन बाद में हो जाएगा, बट सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। विचार और कर्म की एक रूपता में कहीं ना कहीं पर सामंजस्य नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस भी लिया, जिसके चलते आप लोगों को पता है किस लेवल की आलोचना महात्मा गांधी को झेलनी पड़ी। फिर भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं हुआ। इसी तरह से जो आपका सत्यनिष्ठा होना चाहिए, जो आप सोचते हैं, जो आपके विचारों में है, वही आपके कामों में दिखना चाहिए। यही जो है आप लोगों को इंटीग्रिटी दिखती है ना। दूसरा यहां पर देखिए, जैसे मैंने बोला कमजोर वर्गों के प्रति समर्पण। बहुत सारी सरकार की योजनाएं वंचित वर्गों के लिए होती हैं। वंचित वर्गों में कौन आते हैं? जैसे आप लोगों को बुजुर्ग दिखेंगे, जैसे आप लोगों को महिलाएं दिखेंगी, जैसे बच्चे दिखेंगे, जैसे दलित दिखेंगे, एसटी कम्युनिटी जो है वो दिखेंगे। इन लोगों के प्रति अगर वो निष्पक्ष नहीं है, अगर इन लोगों के प्रति उसकी विचारधारा एकदम न्यूट्रल नहीं है ना, तो वो फायदा नहीं दे पाएगा इनको। ठीक है, तो उनके प्रति प्यार, और कौन कौन सा भाव होना चाहिए? दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, है ना। फील कर सके वो कि उन लोगों को क्या परेशानियां है। कोई बुजुर्ग आया है, उसको आधार कार्ड बनवाना है, उस वजह से उसका राशन वगैरह डिले हो रहा है, तो उस फील को वो समझ सके कि ये क्यों बार बार आएगा, थोड़ा सा इसका जल्दी से करवाया जा सकता है ना। उसके अलावा जवाबदेहिता। जो काम आप किया है आपने, उसके लिए आप अकाउंटेबल होने चाहिए। आप मुकर नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से, आप पीछे नहीं हट सकते अपनी जिम्मेदारी से। ऐसा नहीं होना चाहिए सिविल सेवक के जीवन में। उसको कहीं ना कहीं पर जवाबदेही तय होनी चाहिए उसकी, और जब भी उसको इस चीज को लेकर, अपने कार्यों को लेकर उसका जवाब मांगा जाए, तो उसको एकदम निष्पक्षता के साथ वो जवाब देना चाहिए। उसके लिए वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सिविल सेवक के बुनियादी मूल्य के तौर पर रेखांकित की गई, और ये सब चीजें ना यूपीएससी ने सिलेबस में लिख रखी। अगर आप लोग देखेंगे ना, ये सारे वर्ड यूपीएससी ने, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे कहीं ना कहीं पर यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। तो वही हम लोगों को अच्छे से पढ़ने थे। मैं एक बार फिर से जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूं मूल्यों को लेकर कहानी क्या है, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। मूल्य वो हैं जिनको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको हम साकारित करना चाहते हैं, है ना, जो वांछनीय होते हैं, है ना, डिजायरेबल, जिसका वांछनीय का इंग्लिश वर्जन क्या होगा? डिजायरेबल है ना। ऐसी चीज ना हो जो अलग हो, ऐसी चीज ना हो जो समाज के लिए सही ना हो, उनको मूल्यों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ऐसे मूल तत्व होने चाहिए, मूल्य ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो समाज को कहीं ना कहीं पर गाइड कर सकें, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर गाइड कर सकें, उसको बता सकें कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इन मूल्यों का बेस रखकर ही हम अपने जीवन को निर्धारित करते हैं कि हमारे कर्म किस तरह से होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इस टॉपिक को लेकर आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। परिवार और समाज की भूमिका मैंने इसमें बहुत अच्छे से बता दी है, और साथ में एक सिविल सेवक के जीवन में कौन कौन से बुनियादी मूल्य होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। सबसे पहले तो ये जानोगे ना क्यों होने चाहिए, जरूरत क्या है इस मूल्यों को, तो उसको लेकर मैंने बहुत डीप में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।